ओम सरस्वती नमः। भाटी सर की साइंस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव का पाचन तंत्र। आज के टॉपिक में हम पाचन तंत्र संबंधित पूर्ण जानकारी को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवधारी को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। यह भोजन हमारे शरीर को विभिन्न कार्यों को करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, हमें बीमारियों से बचाता है तथा हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होता है। वर्तमान समय में अगर किसी व्यक्ति को पाचन तंत्र से संबंधित कोई समस्या होती है तो ऐसे में उस व्यक्ति का विकास रुक जाता है या वह अनेक बीमारियों का शिकार हो सकता है। पाचन तंत्र वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन में उपस्थित जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में टूटते हैं। पाचन एक प्रकार की अपचय क्रिया है जिसमें आहार के बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में बदल दिया जाता है। भोजन का पाचन कैसे होता है? भोजन का पाचन दो प्रकार से होता है, जो निम्न प्रकार से है। पहला है यांत्रिक पाचन, मैकेनिकल डाइजेशन, और दूसरा है केमिकल डाइजेशन। यांत्रिक पाचन, इसमें भोज्य पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। भोजन को चबाना, पीसना इसी में शामिल है, जो कि मुख, गुहा एवं आमाशय में होता है। रासायनिक पाचन, इसमें जटिल भोज्य पदार्थों को पाचक रसों एवं एंजाइम की सहायता से सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। मानव में भोजन के पाचन की शुरुआत मुख गुहा से हो जाती है। भोजन का पाचन मुख गुहा से छोटी आंत तक होता है। विभिन्न प्रकार के एंजाइम भोजन के घटकों को उनके छोटे एवं सरल कार्बनिक इकाइयों में बदल देते हैं। बड़ी आंत में भोजन का कोई पाचन नहीं होता है। मानव पाचन तंत्र अंगों का एक मार्ग है जो भोजन को तोड़ता है ताकि शरीर पोषक तत्वों को अवशोषित कर सके। यह मूल मुंह से शुरू होता है और गुदा में समाप्त होता है। मुख आहार, नाल, पेट, बड़ी आंत, छोटी आंत, यकृत, आमाशय, अग्नाशय और मलाशय तथा मल द्वार अंगों से मिलकर संपूर्ण पाचन तंत्र बनता है। आहार नाल, यह मुख से गुदा तक फैली लंबी एक कुंडलित लगभग 4.5 मीटर की होती है। हमारे पाचन तंत्र को कई सारे आंतरिक अंग मिलकर बनाते हैं, जैसे हमारे दांत, जीभ, पाचन पाचक रस और अन्य ग्रंथियां। जब हम भोजन करना शुरू करते हैं तभी से हमारे पाचन अंग सक्रिय हो जाते हैं। हमारे भोजन करने से लेकर भोजन से बचे अपशिष्ट पदार्थ के त्याग करने तक हमारे पाचन तंत्र के मुख्य 3 चरण होते हैं, जिन्हें सेफिलिक चरण, जठरीय चरण, आंतरिक चरण कहा जाता है। आप पूरे टॉपिक में चित्रों के माध्यम से भी काफी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। पहला है सेफिलिक चरण। पाचन के पहले चरण में हमारे भोजन से आने वाली गंध के अनुसार ग्रंथियां से स्राव होना शुरू होता है। इस प्रक्रिया के चरणों में दांतों से भोजन को अच्छी तरह से चबाना,
भोजन में लार का सही मात्रा में घुलना और पाचक रसों के माध्यम से सही अनुपात में रासायनिक रूप से विघटन किया जाना शामिल है। सबसे पहले भोजन को दांतों द्वारा बारीक चबाया जाता है। इसके बाद हमारी जीभ से एमिलेस और लाइपेज नामक के दो इन द्रव्य स्रावित होते हैं। ये दोनों द्रव भोजन को आहार नली के माध्यम से पेट में पहुंचाते हैं और आरंभिक पाचन की क्रिया को मुख से ही शुरू कर देते हैं। लार के अपेक्षित मिश्रण के बाद भोजन को ग्रास नली के माध्यम से निगल लिया जाता है। चित्रों में काफी अच्छी तरह से आपको पूर्ण रूप से जानकारी दी गई है। जठरी चरण, पाचन के दूसरे चरण को जठरीय चरण कहा जाता है। यह चरण भोजन के ग्रास नली के द्वारा निगल लिए जाने से भोजन के पेट में पहुंचने पर शुरू होता है। यह भोजन को जठर से निकलने वाले अम्ल के द्वारा अपचयित कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया भोजन की समस्त आवश्यक ऊर्जा के निकलने तक अनवरत चलती रहती है। इसके बाद भोजन पेट के ग्रहणी वाले हिस्से में पहुंच जाता है। तीसरा चरण है आंतरिक चरण, इंटरनल फेस। पाचन के तीसरे चरण में पचा हुआ भोजन अग्नाशय के द्वारा उत्पन्न होने वाले अम्ल के साथ मिल जाता है और भोजन को और लचीला बनाते हुए पाचन की क्रिया में सहायक होता है। पाचन का तीसरा चरण पूरा हो जाने के बाद भोजन का बचा हुआ अपशिष्ट मलाशय में पहुंच जाता है। मलाशय में पहुंचने के बाद इस अपशिष्ट को गुदा के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। बृहदान्त में जल और कुछ खनिजों को रक्त में पुनः शोषित कर लिया जाता है। पाचन के अपशिष्ट उत्पादों मल को मलाशय से गुदा के माध्यम से त्याग दिया जाता है। हम जानते हैं कि हमारे शरीर का लगभग 70% भाग में जल है। हमारे शरीर को ऊर्जावान रखने के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, कई तरह के विटामिनों की आवश्यकता होती है। शरीर की सारी जरूरतें हमें भोजन से प्राप्त होती हैं। जब हम भोजन के रूप में आहार को ग्रहण करते हैं तो सीधे विटामिन और वसा को ग्रहण नहीं करते, बल्कि एक संतुलित और निर्धारित रूप में या रूप से भोजन को ग्रहण करते हैं। इससे आगे का कार्य हमारा पाचन तंत्र कर देता है। पाचन तंत्र हमारे शरीर के अंदर रासायनिक क्रिया के माध्यम से भोजन को उसके मूल तत्वों में अपघटित कर देता है और बचे हुए अपशिष्ट को मलमूत्र, पसीना और श्वास के माध्यम से शरीर से बाहर कर देता है। पाचन का प्रयोजन है आहार के अवयवों को साधारण घटकों में विभक्त कर देना। यह कार्य मुंह में लार रस द्वारा, जठर रस द्वारा, ग्रहणी में आमाशय रस, पित्त द्वारा और क्षुद्रांत में आंत्र द्वारा संपादित होता है। पाचन की क्रिया के चरण है। पाचन की क्रिया को सामान्यतः 5 चरणों में विभाजित किया गया है। इन चरणों के नाम हैं अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण और पांचवा निष्कासन। इन चरणों में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। अब इन चरणों को हम समझें। पहला है अंतर्ग्रहण। जब हम भोजन को
अपने मुख में रखते हैं तो यह क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। दूसरा है पाचन। भोजन के मुख में पहुंचने के बाद इसको पीटना शुरू कर दिया जाता है तथा विभिन्न एंजाइम के द्वारा इसको अच्छी तरह से पचाया जाता है और इसी क्रिया को भोजन का पाचन कहते हैं। तीसरा पॉइंट है अवशोषण। जब भोजन को अच्छी तरह से पचा दिया जाता है अर्थात भोजन का पाचन अच्छी तरह से हो जाता है तब भोजन से महत्वपूर्ण ऐसे पदार्थों को आंतड़ियों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और इसी क्रिया को अवशोषण कहा जाता है। चौथा है स्वांगीकरण। इस क्रिया में अवशोषित किए गए महत्वपूर्ण पोषक पदार्थों को रक्त में मिला दिया जाता है। पांचवा है निष्कासन या बहिष्करण। इसका अर्थ होता है मल त्याग करना। इस चरण में अपच भोजन को मल त्याग की क्रिया द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित या बहिष्कृत कर दिया जाता है। अब मानव पाचन तंत्र को बनाने वाले मुख्य अंग उनके कार्य के क्रम में चित्र को भी आप देख करके काफी समझ सकेंगे। पहला है मुख, जिसके पॉइंट मिलेंगे आपको। मुख गुहा, दांत, अस्थायी दांत, स्थायी दांत, दांतों की संरचना, जीभ। दूसरा पॉइंट ग्रास नली। तीसरा पेट, स्टमक, आमाशय, अग्नाशय, पित्ताशय, यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुदा। इन सभी चरणों में पाचन की क्रिया संपन्न होती है। अग्नाशय, पित्ताशय और यकृत उनके रास्ते में उनकी मुख्य मदद करते हैं। मानव पाचन तंत्र अर्थात आहार नाल में भोजन की पाचन की क्रिया से संबंधित दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। आंतरिक इंटरनल पाचन ग्रंथियां और बाह्य एक्सटर्नल पाचन ग्रंथियां। आंतरिक पाचन ग्रंथियां ये आहार नाल की विभिन्न संरचनाओं की दीवारों में ही पाई जाती हैं। जैसे आमाशय की दीवार में जठर ग्रंथियां, छोटी आंत की दीवारों में ब्रूनर्थ ग्रंथियां, श्लेष्म ग्रंथियां, लिब्रिकुलन की दरारें आदि। एक्सटर्नल में बाह्य पाचन ग्रंथियां में ये आहार नाल से बाहर स्थित लेकिन अपने स्त्रावण सिक्रेशन आहार नाल तक पहुंचाती है। जैसे लार ग्रंथियां, सलाइवरी ग्लैंड, यकृत, लीवर, अग्नाशय, पेंक्रियाटिक, इनके माध्यम से पाचन क्रियाएं संपन्न होती हैं। हमारा पहला पॉइंट है मुख। मुंह पाचन तंत्र की शुरुआत है। मुख होठों से घिरा हुआ छिद्र है जो मुख गुहा में खुलता है। होठ ऑर्बिकुलरिस ओरिस पेशिया का बना होता है। वास्तव में पाचन तभी से शुरू हो जाता है जब आप खाना या भोजन को चबाना शुरू कर देते हैं। यह जल, ग्लूकोज और कुछ विशेष दवाओं जैसे नाइट्रोग्लिसरीन, सार्बिमाइड आदि का ही अवशोषण होता है। जैसे ही हम भोजन को अपने मुंह के अंदर रखते हैं इसे दांतों के द्वारा पीसना शुरू कर दिया जाता है। हमारी जीभ भोजन के स्वाद को समझने का प्रयास करती है और भोजन में लार को अच्छी तरह से मिला देती है जिससे कि ये चिपचिपा पदार्थ में बदल जाता है और इस चिपचिपे पदार्थ को बोलस कहा जाता है। लार में टाइलिन एंजाइम उपस्थित होता है जो भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। इसके पश्चात माल्टोज शुगर को माल्टेज एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज में बदल दिया जाता है। इसका सब पॉइंट है मुख गुहा, बकल केविटी। मुख गुहा पृष्ठ सतह पर दो प्रकार के तालु, हार्ड एंड सॉफ्ट प्लेट, अधर सतह पर गले तथा दोनों ओर गाल की पेशियों से घिरा रहता है।
इसमें दांत तथा जीभ स्थित होती है। मुख गुहा में दांत एवं जीभ की सहायता से भोजन को यांत्रिक पाचन होता है, जिसमें दांत भोजन को चबा कर तथा जीवा इसमें लार मिलाकर पाचन में सहायता करती है। मुख गुहा में लार की सहायता से रासायनिक पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। लार का स्त्रावण प्रतिदिन लगभग 2 लीटर तक होता है। लार का पीएच मान 6.35 से लेकर 6.85 तक होता है। लार के संगठन में 99.9% जल होता है। 0.1% में एंजाइम, लवण, म्यूसिन, बफर पदार्थ होते हैं। लार में पाए जाने वाला टाइलिन सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम स्टार्च का पाचन इस प्रकार करता है। बिना पका हुआ स्टार्च सलाइवरी एमाइलेज टाइलिन डेक्सिट्रन, पका हुआ स्टार्च सलाइवरी एमाइलेज टाइलिन माल्टोज। लार में पाए जाने वाला लाइसोजाइम एंजाइम बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। ये एंजाइम आंसुओं एवं पसीनों में भी उपस्थित होता है। बफर पदार्थ के रूप में लार में बाइकार्बोनेट एवं फास्फेट्स पाए जाते हैं, जो लार के पीएच का नियमन करते हैं। म्यूसिन भोजन को लसलसा बनाता है ताकि यह आहार नाल में आसानी से गति कर सके। मुख गुहा से भोजन ग्रसनी से होता हुआ ग्रास नली में पहुंचता है, जहां पाचन क्रिया नहीं होती है। बी पॉइंट हमारा सब पॉइंट है दांत। दांत मानव दांत भोजन की वस्तुओं को निगलने और पचाने के लिए यंत्रवत रूप से काटने का कार्य करते हैं। मनुष्य के 4 प्रकार के दांत होते हैं। मानव द्विबारदंती होता है। मानव में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। क्रंदक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक, इंसाइजर, केनियन, प्रीमोलर, मोलर। क्रंदक को छेदक, रदनक को भेदक, अग्रचवर्णक और चवर्णक को चवर्णक कहते हैं। क्रंदक दांत काटने का कार्य करते हैं। रदनक फाड़ने का काम करते हैं। अग्रचवर्णक खाद्य पदार्थ को घुमाने के दांत कहते हैं और चवर्णक को चबाने के दांत कहते हैं। द्विबार दंती का अर्थ होता है 2 बार दांत आते हैं। विषम दंती 4 बार अलग अलग प्रकार के दांत आते हैं। कोष्ठ दंती अस्थि में बने सॉकेट कोष्ठ में पाए जाते हैं। आप चित्र के माध्यम से भी इन्हें आसानी से समझ पाएंगे। आप चित्र को भी अच्छे से देखकर समझें। मानव के दांत ये 2 प्रकार के होते हैं जो निम्न हैं। प्राथमिक दांत दूध के दांत होते हैं और दूसरा होता है स्थायी दांत। अब प्राथमिक दांत को समझें। प्राथमिक दांत जो दूध के दांत होते हैं उन्हें प्राइमरी टीथ कहते हैं। ये दांत 6वें माह से आना प्रारंभ होते हैं और 12 से लेकर 14 वर्ष की उम्र तक के बच्चे के मुख में पाए जाते हैं। इनकी संख्या 20 होती है। इनकी संख्या 20 होती है। प्राथमिक दंत सूत्र ICPMM 2102। स्थायी दांत परमानेंट टीथ 5 से 6 वर्ष की आयु से लगभग 27 वर्ष की आयु तक पूर्ण रूप से आ जाते हैं। इनकी संख्या 32 होती है। ICPM 2123 इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। जिस प्रकार के आप पहले इन दांतों के बारे में देख चुके हैं, जो चित्र के माध्यम से भी आपको आसानी से समझने में सहायता प्रदान करेंगे। अब इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे।
क्रंदक ये भोजन को काटने का कार्य करते हैं। शाकाहारी जीवों में अधिक विकसित होते हैं। मानव में इनकी संख्या 8 होती है। रदनक केनाइन ये चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। मांसाहारी जीवों में अधिक विकसित होते हैं। मानव में इनकी संख्या 4 होती है। अग्रचवर्णक प्रीमोलर इनकी संख्या 8 होती है। ये भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। मानव में इनकी संख्या 8 होती है। चवर्णक मोलर 12 इनकी संख्या 12 होती है। ये भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। मानव में इनकी संख्या 12 होती है। अंतिम चवर्णक दांत को अकलदाढ़ कहते हैं। मानव में पूरे जीवन काल में 2 प्रकार के दांत आते हैं, अस्थायी दांत और स्थायी दांत। अस्थायी दांत ये दूध के दांत होते हैं जो टूटकर स्थायी दांत में प्रतिस्थापित हो जाते हैं और इनकी संख्या 20 होती है। स्थायी दांत ये दूध के दांत टूटने के आने वाले नए दांत अगर ये टूट जाए या टूट जाते हैं तो दांत पुनः नहीं आ सकते। दांत की संरचना को हम समझें। दांत की संरचना निम्न 3 भागों में विभाजित की जाती है। टोपी, क्राउन, ग्रीवा, नेक, मूल, रूट। यह दांत का सबसे बाहरी भाग होता है। इस पर इनेमल का आवरण होता है जो कैल्शियम और फास्फेट से बना होता है। शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। इसकी उत्पत्ति एक्टोडर्म से होती है। ग्रीवा, नेक, यह दांत का मध्य भाग है जो मसूड़े के अंदर रहता है। मूल, रूट, यह दांत की जड़ होता है जो अस्थि गर्त में स्थित रहती है। मूल के चारों तरफ डेंटिन का बना आवरण होता है जिसकी उत्पत्ति मीसोडर्म ओंडोटोब्लास्ट से बनी होती है। अगला सब पॉइंट है हमारा टंग, जिसे जीभ कहते हैं। यह पेशी संरचना है जो एक संवेदी अंग भी है। इस पर स्वाद का पता लगाने के लिए रस कलिकाएं पाई जाती हैं जो 4 प्रकार की होती हैं। फिलीफॉर्म पेपिला, फॉलिएट पेपिला, फंजिफॉर्म पेपिला और वेलेट पेपिला। जीभ का पिछला भाग हायोइड अस्थि से जुड़ा रहता है तथा फेनुलम लिंगुअल के द्वारा यह मुख गुहा की फर्श से जुड़ी रहती है। लार ग्रंथियां। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, पेरिटिड, सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल। इन लार ग्रंथियों के द्वारा स्रावित लार क्षारीय प्रकृति की होती है। लार में जल, H2O, श्लेष्मा, सोडियम, क्लोरीन, फास्फेट, टाइलिन, CO3 ट्रू माइनस, लाइसोजाइम आदि पाए जाते हैं। लार भोजन को लसलसा बनाने में सहायक है। लार में उपस्थित लाइसोजाइम भोजन में पाए जाने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है। टाइलिन कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक है। मुंह के आसपास स्थित लार ग्रंथियां सक्रिय हो जाते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि कोई बढ़िया खाना, केक, मिठाई या कुछ भी हो, मानव मुंह में मुख्य 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती हैं। पहला है लघु या सहायक लार ग्रंथियां। यह पूरे मुख में 900 से 1000 के आसपास होते हैं। मुख्य तौर से होठों, कपोलों, गालों, तालू एवं जीभ पर ढकी श्लेष्मिका में यह होती है। यह मुख में लार को स्रावित करती हैं और अंदरूनी त्वचा को गीला करती हैं।
वृहद या प्रमुख लार ग्रंथियां। दूसरे नंबर के पॉइंट में मनुष्य के मुख गुहिका के लार का मुख्य भाग इन्हीं तीन बड़े ग्रंथियों से स्त्रावित होता है। इन तीन लार ग्रंथियों के नाम हैं अधोजिह्वा सबलिंगुअल लार ग्रंथियां, अधोहनु या सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर लार ग्रंथियां, कर्णमूल या पेरोटिड लार ग्रंथियां। जब आप खाना शुरू करते हैं तो आप अपने भोजन को ऐसे टुकड़ों में चबाते हैं जो अधिक आसानी से पच सके। आपकी लार भोजन के साथ घुल मिल जाती है और इसे एक ऐसे रूप में तोड़ना शुरू कर देती है जिसे आप जिसे आपका शरीर अवशोषित और उपयोग कर सकता है। जब आप खाना निगलते हैं तो आपकी जीभ भोजन को मानव गले और मानव गुटकी या ग्रास नली से होकर गुजरती है। लार लार मुंह में उत्पन्न होने वाला पानी है। लार ग्रंथियों में उत्पादित लार 98% पानी है, लेकिन इसमें कई महत्वपूर्ण पदार्थ होते हैं जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स, बलगम, जीवाणुरोधी यौगिक और विभिन्न एंजाइम शामिल होते हैं। जीभ मुंह में एक मांसपेशी से बना अंग है। जीभ भोजन चबाने और निगलने के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही बात करते हैं और बात करने के लिए भी हमें महत्वपूर्ण अंग के रूप में हम इसे देख पाते हैं। यह स्वाद, मीठा, खट्टा, कड़वा और नमकीन को जानना और उसकी हमें जानकारी देती है और हमारे दिमाग को बताती है। जीभ का रंग गुलाबी होता है। यह म्यूकोसा के लेयर से ढका होता है। पेपिली नामक छोटे छोटे धब्बों से जीभ को अपनी खुरदुरी बनावट मिलती है। हजारों स्वाद कलियां पॉपिली की सतह को ढक देती हैं। स्वाद कलिकाएं तंत्रिका जैसी कोशिकाओं का संग्रह होती हैं जो मस्तिष्क में चलने वाली नसों से जुड़ी होती हैं। ग्रसनी, अगला पॉइंट, यह श्वसन मार्ग तथा पाचन मार्ग का उभयनिष्ठ है। ग्रसनी तीन भागों में विभाजित होती है: नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। ग्रसिका या ग्रासनली ओसोफेगस या इसोफेगस, यह आमाशय तथा ग्रसनी को जोड़ती है। यह डायफ्राम को क्रॉस करते हुए आमाशय में खुलती है। इसमें क्रमानुकुंचन द्वारा भोजन आमाशय तक पहुंचता है। ग्रासनली मानव ट्रेकिया या विंड पाइप के पास मानव गले में स्थित है। यह लगभग 25 सेंटीमीटर की होती है। जब निगलने पर ग्रासनली मानव मुंह से भोजन प्राप्त करती है तो एपिग्लाटिस या उपकंठ एक छोटा अंग होता है जो मानव विंड पाइप पर मुड़ जाता है, जो आपको चोक होने से बचाता है, जिससे भोजन सांस नली में न जा पाए। पेरिस्टालसिस पाचन नलियों में होने वाली ऐसी गति है जो गले से भोजन मानव पेट और फिर आंतों में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। मानव ग्रास नली के निचले हिस्से में एक रिंग जैसी मांसपेशी होती है जिसे निचला इसोफेजियल स्फिंक्टर कहा जाता है। जैसे ही खाया हुआ भोजन पेट में पहुंचता है, यह बंद होने वाला यंत्र सिकुड़ जाता है और पेट की खाद्य सामग्री को घुटकी या ग्रास नली में वापस बहने से रोकता है। निचला इसोफेजियल स्फिंक्टर सही से काम न देने पर लोगों को एसिड रिफ्लक्स होता है, जिसे गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स रोग कहते हैं। इसमें खाना ऊपर आ जाता है
और छाती में दर्द होने की संभावना होती है। आमाशय आमाशय फूड पाइप स्टोमक। आमाशय एक जे आकार का ऑर्गन होता है जो बाई तरफ होता है। अब आगे भोजन का पाचन यहाँ पर होता है। आमाशय में भोजन और छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, जिससे यहाँ पर भोजन एक सेमी सॉलिड पेस्ट के रूप में बन जाता है। आमाशय में जठर की दीवार में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिका जैसे चीफ मुख्य कोशिका, पेराइटल, अक्सेंटिक कोशिका, कोशिका म्यूकस कोशिका आदि के द्वारा जठर रस का स्त्रावण होता है। आप चित्र में आसानी से इसे देख पा रहे होंगे। जठर रस अत्यधिक अम्लीय pH 1 से लेकर 2 पाचक रस है, जिसके संगठन में 98% जल व 2% पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थ इसमें पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज और जिलेटिनेज और यूरिएज। अकार्बनिक पदार्थ HCl, Na, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फेट, बाइकार्बोनेट। प्रोटीन्स में पेप्सिन, सरल पेप्टाइड्स, वसा में लाइपेज, वसी अम्ल प्लस ग्लिसरॉल। दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन, रेनिन, पेराकेसिनेट दही के समान दिखाई देता है। रेनिन केवल बच्चों में पाया जाता है। वयस्कों में इसके स्थान पर HCl का स्त्रावण होने लगता है। आमाशय जठर में अर्धपचित भोजन काइम कहलाता है, जो पाइलोरिक वाल्व से होकर छोटी आंत में पहुंचता है। आमाशय की आंतरिक दीवारें मोटे स्तर से बनी होती हैं, ताकि यह स्वयं को जठर रस की उच्च अम्लीयता से सुरक्षित रख पाता है। आमाशय की दीवारें गैस्ट्रिक जूस निकालती हैं। इस गैस्ट्रिक जूस में 3 प्रकार के पदार्थ उपस्थित होते हैं: हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन एंजाइम और म्यूकस। यह एक ऐसी जगह होती है जहां भोजन अधिक समय तक स्टोर करके रखा जाता है। हम आपसे में बहुत सारे तत्व भोजन से आकर मिलते हैं, उसे पचाने का कार्य करते हैं। इसमें भोजन लगभग 3 से 4 घंटे तक रुकता है और जठर रस स्त्रावित होता है, जिसमें HCl, पेप्सिन, रेनिन और म्यूकस होता है। अब जठर रस में 2 एंजाइम उपस्थित होते हैं, जिनका नाम पेप्सिन और रेनिन होता है। अब इन दोनों एंजाइमों में प्रोटीन के पाचन में सहायता करते हैं। अब दूध में उपस्थित प्रोटीन का पाचन रेनिन के द्वारा किया जाता है और दूध में केसिन प्रोटीन होता है। अब इस प्रोटीन को रेनिन एंजाइम सबसे पहले ठोस प्रोटीन कैल्शियम पेरॉक्सीनेट में बदलता है और इसके पश्चात इस ठोस प्रोटीन कैल्शियम पेरॉक्सीनेट को पेप्सिन के द्वारा पेप्टोज में बदल दिया जाता है। अब आमाशय में एक अन्य उपस्थित होता है जिसे हम जठरीय लाइपेज कहते हैं और यह वसा का पाचन करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आमाशय के मीडियम को एसिड बनाता है, क्योंकि पेप्सिन नामक एंजाइम को अपना कार्य करने के लिए एसिटिक मीडियम की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में भोजन के साथ प्रवेश करने वाले बैक्टीरिया को भी मारने का काम करता है। पेप्सिन नामक एंजाइम स्टमक में भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करता है। म्यूकस स्टमक की लाइनिंग को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाने का कार्य करता है। यह मनुष्य के शरीर में बाईं तरफ होता है। इसके 3 भाग होते हैं: जठरागम, फंडस या काय या जठर निर्गम। आमाशय की भित्ति में जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं।
आमाशय एक खोखला अंग है या कंटेनर जो भोजन को पेट के एंजाइमों के साथ मिलाता है। ये एंजाइम भोजन को एक उपयोगी रूप में तोड़ने की प्रक्रिया को जारी रखते हैं। पेट के स्तर में कोशिकाएं एक मजबूत एसिड और शक्तिशाली एंजाइम का स्त्राव करती हैं जो भोजन को टूटने की प्रक्रिया के लिए मदद करते हैं। जब पेट की खाद्य सामग्री को पर्याप्त संसाधित किया जाता है तो अंतिम पाइलोरस एक वाल्व्स पाइलोरिक वाल्व्स पाया जाता है जो आमाशय से अर्धपचित भोजन को जिसे काइम को छोटी आंत की तरफ जाने देता है। अब आमाशय के कार्य आप ऊपर भी अभी पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसी के कुछ भाग इसमें आपको देखने को मिलेंगे। जैसे भोजन के लिए अस्थायी भंडारण जो अन्न प्रणाली से आमाशय तक जाता है, जहाँ से उसे 2 घंटे या इससे अधिक समय तक स्टोर करके या अधिक समय तक रखा जाता है। मिश्रण और संकुचन द्वारा भोजन का टूटना, ग्लूकोज, खनिज लवण एवं एल्कोहल का अवशोषण, पेट में मांसपेशियों की परतों की संकुचन और विश्राम। इस प्रक्रिया के बाद में हमें क्षुद्रांत जिसे छोटी आंत कहते हैं, जिसे आप चित्र के माध्यम से भी देख पा रहे हैं, स्टमक के बाद यह आधा पचा हुआ भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है। छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग है। छोटी आंत लगभग 7.5 मीटर लंबी होती है, लेकिन यह काफ़ी नैरो होती है जिस कारण से इसे छोटी आंत कहा जाता है। छोटी आंत में ही पूर्ण तरीके से भोजन का पाचन होता है। छोटी आंत 2 ग्रंथियां लीवर तथा पेंक्रियास से सिक्रेशन को ग्रहण करती है। इसके अलावा छोटी आंत की दीवारों भी इंटेस्टाइनल जूस निकालती हैं। लीवर मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह दाहिनी तरफ होती है। लीवर बाइल निकालता है जो भोजन में उपस्थित वसा फैट को तोड़ने का कार्य करता है। पेंक्रियास से पेंक्रियाटिक जूस निकलता है। इस जूस में उपस्थित एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स को पचाने के कार्य करते हैं। छोटी आंत से निकलने वाले इंटेस्टाइनल जूस में अनेक एंजाइम उपस्थित होते हैं जो भोजन के पूर्ण रूप से पाचन में सहायक होते हैं। इस प्रकार छोटी आंत में भोजन का पूरा पाचन होता है। छोटी आंत में छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस उपस्थित होते हैं जिन्हें विलाई कहा जाता है। छोटी आंत में जब भोजन का पाचन हो जाता है तब छोटी आंत इन विलाई की मदद से भोजन के कणों को अवशोषित कर लेती हैं और फिर सीधे हमारे रक्त में पहुंच जाते हैं। मनुष्य में पाचन क्रिया छोटी आंत में सबसे ज़्यादा होती है तथा यहीं पर पाचन क्रिया पूर्ण हो जाती है। छोटी आंत में विभिन्न पाचक रस भोजन का पाचन पूरा कर देते हैं जो इस प्रकार है। पित्त रस पित्ताशय से, अग्नाशय रस अग्नाशय से, आंत्रीय रस आंत की दीवारों से, इंटेस्टाइन की वॉल से, पित्त रस निर्माण बाइल जूस निर्माण यकृत में हिपेटोसाइट्स कोशिका से, लेकिन संग्रहण पित्ताशय में। यह हल्के पीले रंग का क्षारीय तरल पदार्थ जिसका पीएच पित्तरस का जो पीएच मान होता है वो 8.6 होता है, हल्का पीले रंग का होता है। पित्तरस में कोई पाचक रस एंजाइम नहीं पाया जाता, लेकिन यह पित्तरस वसा का पायसीकरण कर वसा को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है जिससे इसका पाचन आसानी से होता है। पित्तरस में जल 97% और घुलित पदार्थ 3% होता है। घुलित पदार्थ में 2 प्रकार के तत्व मौजूद होते हैं जो निम्न है कार्बनिक और अकार्बनिक। अधिक लंबाई, कम व्यास, रसांकुर विलाई आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल में
वृद्धि। ग्लूकोज एवं अमीनो अम्ल का अवशोषण रसांकुर विलायु से। वसी अम्ल ग्लिसरीन प्लस ग्लिसरीन का अवशोषण लसिका कोशिकाओं द्वारा। छोटी आंत में अवशोषण क्रिया सर्वाधिक होती है। इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थ में पित्त लवण में सोडियम ग्लाइकोनेट तथा सोडियम टारोकोलेट होता है। पित्तवर्णक में बिलरुबिन पाया जाता है। वसी अम्ल में बिलवर्डिन पाया जाता है। लेसिथिन म्यूसिन। अकार्बनिक पदार्थ में सोडियम पोटेशियम कैल्शियम बाइकार्बोनेट पित्त लवण पायसीकरण की क्रिया करते हैं। पित्तवर्णक मल को रंग प्रदान करते हैं। इन वर्णकों का निर्माण आरबीसी के नष्ट होने पर होता है। पीलिया में जब आरबीसी अधिक मात्रा में नष्ट होती है तो बिलरुबिन का जमाव शरीर में अधिक होने लगता है, जिससे नाखून त्वचा एवं आंखें पीली दिखाई देती हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट के कारण पित्तरस क्षारीय प्रकृति दर्शाता है। यह सबसे लंबी सक्रिय एवं नलिकाकार ट्यूबुलर संरचना है। छोटी आंत लगभग 22 फुट लंबी पेशी नली होती है, जो अग्नाशय द्वारा स्त्रावित एंजाइम और यकृत से पित्त का उपयोग करके भोजन को तोड़ती है। पेरिस्टालसिस भी इस अंग में काम करता है, भोजन को आगे बढ़ाता है। इसे अग्नाशय और यकृत से पाचन रस के साथ मिलाता है। छोटी आंत में 3 एंजाइम पाए जाते हैं: ट्रिप्सिन एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन पर कार्य करके उसको पॉलीपेप्टाइड और अमीनो एसिड में बदल देता है। एमाइलेज स्टार्च पर कार्य करके सरल शुगर में बदल देता है। लाइपेज वसी पदार्थों पर कार्य करके इसको ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में बदल देता है। फैटी एसिड को हिंदी में वसी अम्ल कहते हैं। छोटी आंत को 3 खंडों से बनी होती है: ग्रहणी, ड्यूडेनम, अग्र क्षुद्रांत्र या जेजुनम, पश्च क्षुद्रांत्र या इलियम। इसे हम विस्तार से भी देखेंगे। ग्रहणी डेडिनियम यह सी आकार की होती है, जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर तक होती है। आमाशय इसमें ही खुलता है। ग्रहणी छोटी आंत का पहला और सबसे छोटा खंड है। यह पेट से आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन चाइम के रूप में जाना जाता है प्राप्त करता है और छोटी आंत में अवशोषण की तैयारी में चाइम के रासायनिक पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा है अग्र क्षुद्रांत जेजुनम। यह आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है, 2.5 मीटर तक होती है, जो बड़ी आंत के अंधनाल में खुलता है। यह ग्रहणी डेडुनम तथा पश्च क्षुद्रांत इलियम के मध्य का भाग है। जेजुनम प्राथमिक कार्य अवशोषण है, जहाँ शर्करा, अमीनो एसिड और फैटी एसिड अवशोषित होते हैं। पश्च क्षुद्रांत इलियम की लंबाई सबसे बड़ी लगभग 3.5 मीटर तक होती है। इलियम का मुख्य कार्य है विटामिन B12 पित्त लवण को अवशोषित करना और जिन चीज़ों का जेजुनम द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है उन्हें पाचन करना। इसका अंदरूनी भाग खुद सिलवटों से बना है, जिसमें से प्रत्येक में कई छोटे उंगलीनुमा जैसे दिखाई देते हैं। इसकी सतह पर विलाई के रूप में इसे जाना जाता है। छोटी आंत की सामग्री अर्धठोस शुरू होती है और आंत में गुजरने के बाद एक तरल रूप में समाप्त होती है। पानी, पित्त, एंजाइम और बलगम स्थिरता से इस परिवर्तन में योगदान करते हैं। एक बार जब पोषक तत्व अवशोषित हो जाते हैं और बचे हुए खाद्य अवशोषक तरल रूप में छोटी आंत में गुजरते हैं और बाद में बड़ी आंत के बृहदान्त्र में चले जाते हैं। आंत्र की भित्ति में अंगुलीनुमा उभार पाए जाते हैं, जिनको विलयी अंकुर
या दीर्घरोम कहते हैं। पचित भोजन का अवशोषण अंकुर के द्वारा ही किया जाता है और ग्लूकोज, गैलेक्टोज, वसा अम्ल और अमीनो अम्ल का अवशोषण, सक्रिय परिवहन, फ्रक्टोज का अवशोषण सुसाध्य विस्तरण द्वारा होता है। अवशोषण के पश्चात इन सभी को खून में पहुंचाया जाता है, जबकि वसा तथा वसा में घुलनशील विटामिनों को लसिका में पहुंचाया जाता है। अगला है अग्नाशय पेंक्रियाज। यह एक मिश्रित ग्रंथि है। इसके बहिस्राव भाग से अग्नाशय रस से पेंक्रियाज जूस स्रावित होता है। यह वीरसंग नलिका से डेड्यूनम में पहुंचकर पाचन में सहायक है। यह आमाशय के समीप पत्ती के समान आकृति की ग्रंथि है। यह अनेक पिंडकों द्वारा निर्मित होती है। यह एंजाइम युक्त अग्नाशयी रस स्रावित करती है। अग्नाशयी रस में एंजाइम जल बाइकार्बोनेट पाया जाता है, जो कार्बोनेट प्रोटीन के पाचन में सहायक अग्नाशय का अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस के द्वीप कहलाते हैं, जिनमें अल्फा, बीटा, गामा कोशिकाएं होती हैं, जो हार्मोन स्रावित करती हैं। अग्नाशय पाचन एंजाइमों को ग्रहणी में स्राव करता है, जो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं। अग्नाशय भी इंसुलिन बनाता है और इसे सीधे रक्त स्राव में पारित करता है। चीनी के चयापचयन के लिए इंसुलिन मानव शरीर में मुख्य हार्मोन है। अग्नाशय ग्रहणी के सी आकार के भाग में स्थित होता है। इसका अंतिम सिरा प्लीहा को छूता है। यह बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों ही ग्रंथियों की तरह कार्य करती है, इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। यह यकृत के बाद शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसके द्वारा बहिस्रावी ग्रंथियां के रूप में अग्नाशयी रस का स्राव होता है। अग्नाशयी ग्रंथि के अंतःस्रावी भाग से निम्न हार्मोन्स स्रावित होते हैं। पहला है ग्लूकागॉन। यह अग्नाशय ग्रंथि की अल्फा कोशिकाओं द्वारा, इंसुलिन यह अग्नाशय की ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं द्वारा और सिमेस्टोस्टेटिन यह अग्नाशय की गामा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स यह अग्नाशय की पीपी कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन हमारे रक्त में शर्करा का स्तर को घटाता है, जबकि ग्लूकागॉन रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ाता है। अतः एक दूसरे के विरोधी हार्मोन्स हैं। सोमेस्टेटिन हार्मोन्स हमारी शारीरिक वृद्धि का नियंत्रण करता है। पीपी हार्मोन्स पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स अग्नाशयी रस पैंक्रियाटिक जूस के स्रावण को कम होता है। इंसुलिन की कमी से रक्त शर्करा के स्तर में वृद्धि होती है, जिसे डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। डायबिटीज मेलाइटस के दो भाग होते हैं, टाइप 1 आईडीडीएम जुवेनियल डीएम, बीटा सेल नष्ट, इंसुलिन की मात्रा कम। टाइप 2 एनआईडीडीएम नॉन आईडीडीएम, वंशागति, ज़्यादा वजन, अनियमित दिनचर्या, 45 वर्ष या अधिक उम्र होने पर। नोट: गर्भावस्था के कुछ मादाओं में डायबिटीज हो जाता है, जो कि गर्भावस्था पूरी होने पर ठीक भी हो जाता है। तो डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2 प्रकार की आपके सामने प्रस्तुत की। अगला पॉइंट है अग्नाशयी रस। ये अग्नाशयी रस के बहिस्राव भाग से स्रावित होकर विरंग संग नलिका के द्वारा छोटी आंत में पहुंचता है। इसे पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें लगभग सभी प्रकार के पोषक पदार्थों का पाचन करने वाले एंजाइम उपस्थित होते हैं।
यह क्षारीय रंगहीन है। इसका पीएच मान 7.5 से 8.5 होता है। इसमें निम्न प्रकार के पाचक एंजाइम होते हैं। अग्नाशयी एमिलेस प्रोटीन का पाचन करने वाले प्राक एंजाइम जैसे अग्नाशयी लाइपेज, न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करने वाले एंजाइम, न्यूक्लियस, डीएनएसी, आरएनएसी। अगला पॉइंट है आंत्र ग्रंथि, इंटेस्टाइन ग्लैंड। यह छोटी आंत की भित्ति के म्यूकोसा झिल्ली में गॉबलेट तथा ब्रूस बॉर्डर की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये इसके द्वारा आंत्र रस स्त्रावित होता है, जिसे सक्स एंटेरिकस कहते हैं। आंत्र रस निम्न एंजाइम पाए जाते हैं: प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट वसा के पाचन के लिए और न्यूक्लियोटाइड के पाचन के लिए। अगला है यकृत, लीवर। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो कि गुहा में दाईं ओर स्थित होती है। इसकी उत्पत्ति एंडोडर्म से होती है। यकृत का यकृत वयस्क मनुष्य में भार लगभग 1.2 से 1.5 किलोग्राम तक होता है और महिला में यकृत का वजन नर की तुलना में कम होता है। ग्लिसंस कैप्सूल केवल स्तनधारियों के यकृत के चारों ओर पाई जाती है। हिपेटोसाइट्स कोशिकाओं से यकृत का निर्माण होता है। इनके अलावा कुफ्फर कोशिकाएं भी केवल स्तनधारियों के यकृत में पाई जाती हैं, जो एंटीजेंस के भक्षण करने का कार्य करती हैं। चित्र के माध्यम से आप इसे देख कर समझ पाएंगे। यकृत की संरचना, इसकी दो पालियां होती हैं, जिनको यकृत पालियां कहते हैं। ये यकृत की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाइयां होती हैं। प्रत्येक पालियां संयोजी ऊतक की एक पतली सतह से ढकी होती है, जिसे ग्लिसंस कैप्सूल कहते हैं। यकृत के कई कार्य हैं, लेकिन पाचन तंत्र के भीतर इसका मुख्य काम छोटी आंत से अवशोषित पोषक तत्वों को संसाधित करना है। छोटी आंत में स्त्रावित यकृत से पित्त भी वसा और कुछ विटामिन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत शरीर का रासायनिक कारखाना है। यह आंत द्वारा अवशोषित कच्चे मल को लेता है और शरीर को काम करने के लिए आवश्यक सभी विभिन्न रसायनों को बनाता है। यकृत संभावित हानिकारक रसायनों को भी दूर करता है। यह कई दवाओं को चयापचय मेटाबॉलिज्म है और स्त्राव करता है, जो शरीर के लिए विषाक्त हो सकते हैं। यकृत की कोशिकाओं से पित्त का स्त्राव होता है, जो यकृत नलिका से होते हुए एक पतली कोशपेशीय थैली पित्ताशय में जमा होता है। यकृत के कार्य: पित्त का निर्माण करना। यकृत पित्त का निर्माण करता है, जो हल्का क्षारीय तरल होता है। पित्त में जल, पित्त लवण, पित्त वर्णक, वसी अम्ल, सोडियम, फास्फोरस, क्लोरीन आदि होते हैं। इसमें कोई एंजाइम नहीं होते हैं। यह वसा के पायसीकरण एवं अवशोषण में सहायक होता है। उपापचयन में महत्व: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वसा के उपापचयन में सहायक है। यकृत ग्लाइकोजन का संग्रह करता है। यकृत में ग्लूकोजेनेसिस एवं ग्लूकोनियोजेनेसिस की क्रिया होती है। यकृत में प्रोटीन व यूरिया का अवशोषण भी होता है। संचय का कार्य: विटामिन, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, लोहा, फास्फेट आदि का संचय
यकृत में होता है। अन्य कार्य हैं, यकृत की कोशिकाओं द्वारा भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण करती हैं तथा हीमोग्लोबिन का निर्माण किया जाता है। पित्तरस का निर्माण यकृत में यहाँ से स्रावित होकर पित्तरस में इसे संग्रहित किया जाता है। विएमिनीकरण नाइट्रोजन युक्त अमीनो समूह को अमीनो अम्लों से हटाना ताकि अब इन्हें शरीर में संग्रहित किया जा सके। निराविषीकरण आरबीसी का निर्माण यकृत में बीटा कैरोटीन से विटामिन ए का निर्माण यकृत के द्वारा ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनोलाइसिस एवं लाइपोजेनेसिस वसा का निर्माण आदि क्रियाएं की जाती हैं। यकृत में विटामिन के की सहायता से प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण होता है जो कि चोट लगने पर रक्त के थक्का का निर्माण में सहायक करता है। यकृत में विटामिन ए, डी, ई के एवं B12 वसा ग्लाइकोजन का संग्रहण उत्सर्जन में सहायक बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन का निर्माण यकृत में पाई जाने वाली कुफर कोशिकाओं के द्वारा एंटीजेंस का भक्षण किया जाता है। यकृत के नीचे पित्ताशय स्थित होता है। पित्ताशय में पित्तरस संग्रहित रहता है। इस पित्ताशय में आहार नाल से स्रावित कालेसिस्टोकाइनिन नामक हार्मोन संकुचन प्रेरित करता है जिससे पित्तरस का स्राव बढ़ता है। अगला है पित्ताशय। जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं, गॉल ब्लैडर यह हरे रंग की थैली है जो यकृत पर पाई जाती है। इसमें पित्त जमा तथा सांद्रित होता है। पित्त का ग्रहणी में स्राव भी पित्ताशय ही करता है। यह चूहे, ऊंट तथा घोड़े में अनुपस्थित होता है। पित्ताशय की नलिका यकृतीय नलिका से मिलकर एक पित्त वाहिनी बनती है। पित्ताशयी नलिका एवं अग्नाशयी नलिका दोनों मिलकर यकृत अग्नाशयी वाहिनी द्वारा ग्रहणी में खुलती है जो ओडी अवरोधिनी से नियंत्रित होती है। यह थैली पित्त संग्रहित करता है और पित्त को यकृत से केंद्रित करता है और फिर वसा को अवशोषित करने और खाद्य पचाने में मदद करने के लिए पित्त को छोटी आंत के ग्रहणी में छोड़ता है। पित्तरस एक हल्के पीले रंग का तरल है। इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होता। यह वसा का पायसीकरण करता है। पित्तरस में निम्न रसायन होते हैं। अकार्बनिक लवण में, पित्तवर्णक में, वसी पदार्थ में कभी कभी किसी प्रकार के विकार के कारण पित्ताशय को काट कर अलग कर दिया जाता है जो कोलेसाइटेक्टोमी कहा जाता है। और पित्तवर्णक में बिलिरुबिन पीला और बिलिवर्डिन हरा होता है। अगला पॉइंट है अपेंडिक्स। परिशिष्ट अपेंडिक्स आमतौर पर अपेंडिक्स निचले दाएं पेट में होता है। परिशिष्ट का कार्य अज्ञात है। एक सिद्धांत यह है कि अपेंडिक्स अच्छे बैक्टीरिया के लिए भंडार गृह के रूप में कार्य करता है जो डायबिटीज बीमारियों के बाद पाचन को बढ़ा देता है। और कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि परिशिष्ट हमारे शरीर का सिर्फ एक बेकार भाग है। बृहदांत बड़ी आंत या बृहदांत अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए जिम्मेदार है ताकि आंत खाली करना आसान और सुविधाजनक हो जाता है। यह एक 6 फुट लंबी नली होती है जो छोटी आंत को मलाशय से जोड़ती है। इसका व्यास छोटी आंत से बड़ा होने के कारण इसको बड़ी आंत कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। इसका व्यास 4.6 सेंटीमीटर होता है। बड़ी आंत इस अपचित भोजन में से पानी को अवशोषित कर लेती है। इसके बाद यह अपचित भोजन
बड़ी आंत के अंतिम भाग रेक्टम में चला जाता है। रेक्टम में कुछ देर के लिए यह स्टोर रहता है। इसके 3 भाग होते हैं: अंधनाल, सीकम, बृहदान्त, कोलान, मलाशय, रेक्टम। बृहदान्त बड़ी आंत के मुख्य भाग है। आदर्थ कोलन बड़ी आंत के आरंभिक भाग में सीकम के पास एक अवशोष्य अंग अपेंडिक्स पाया जाता है, जो हमारे पूर्वजों में सेल्यूलोज के पाचन से संबंधित था। यह बड़ी आंत का प्रारंभिक हिस्सा होता है, जो छोटी आंत के बाद आता है। इसमें अपशिष्ट खाद्य सामग्री को शोधित शोषित करने का कार्य होता है। आरोही वृद्धांत आयामित कोलन, स्कैंडिंग कोलन, यह बड़ी आंत का एक हिस्सा है जो बायां और ऊपर की ओर उठा हुआ होता है। इसी हिस्से में पानी और विटामिन के का अधिक संशोधन होता है। अनुप्रस्थ वृद्धांत ट्रांसफर कोलन बाएं से दाएं ओर होता है। अवरोही वृद्धांत डिस्केंडिंग, यह बड़ी आंत में दाएं से बाएं ओर मुड़ा होता है। इसका काम भी आयमित कोलन के समान होता है। सिग्मोइड वृद्धांत संयोजन कोलन, यह कॉलर और बड़ी आंत का आखिरी हिस्सा होता है, जो निम्न कोलन से जुड़ा होता है। इसका काम भोजन के अपशिष्ट पदार्थों को बड़ी आंत के अंतिम हिस्से की ओर भेज देता है। बड़ी आंत के सबसे आखिरी हिस्से में मल त्याग होता है, जिसे आंतोदर्मी कहा जाता है। डिफ्रेक्शन सिग्मोइड वृद्धांत यह सभी भाग अंत में मलाशय रेक्टम से जुड़ती हैं। पाचन प्रक्रिया से बचा हुआ मल या कचरा वृद्धांत के माध्यम से पेरिस्टल्टिक मूवमेंट के माध्यम से जाता है, पहले एक तरल अवस्था में और अंततः एक ठोस रूप में। जैसे जैसे मल वृद्धांत से गुजरता है, पानी सोख लेता है और मल को सिग्मोइड एस आकार वृद्धांत में संग्रहित हो जाता है। जब तक कि व्यक्ति दिन में 1 या 2 बार मलाशय से इसे खाली नहीं करता, आमतौर पर वृद्धांत के माध्यम से मल निकालने तक के लिए लगभग 36 घंटे लगते हैं। मल अपने आप में ज़्यादातर खाद्य मलबा और बैक्टीरिया होते हैं। ये अच्छे बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया कई उपयोगी कार्य करते हैं, जैसे कि विभिन्न विटामिनों को संश्लेषित करना, अपशिष्ट उत्पादों और खाद्य कणों को संसाधित करना और हानिकारक जीवाणुओं से सुरक्षा करना। जब अवरोही वृद्धांत मल या मल से भरा हो जाता है, तो यह उन्मूलन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अपनी सामग्री को मलाशय में खाली कर देता है। बड़ी आंत के कार्य कुल जल, खनिज और औषधि का अवशोषण, श्लेष्म का स्त्राव जो अपचित उत्सर्जी पदार्थ को चिपकने और स्नेहन होने के कारण इनका बाहरी निकास आसान बनाता है। अपचित और अवशोषित पदार्थ को मल कहते हैं। जठरांतरिक पथ की प्रक्रिया विभिन्न अंगों के उचित समन्वय के लिए तंत्रिका और हार्मोन के नियंत्रण से होती है। जठर और आंतरिक स्त्राव तंत्रिका संकेतों से उद्दीप्त होते हैं। हार्मोन्स नियंत्रण के अंतर्गत जठर और यांत्रिक म्यूकोसा से निकलने वाले हार्मोन पाचक रसों के स्त्राव को नियंत्रित करते हैं। मलाशय रेक्टम मलाशय एक सीधा 8 इंच का कक्ष नली पाइप रूप में है, जो वृद्धांत को गुदा से जोड़ता है। मलाशय का काम वृद्धांत से मल प्राप्त करना है। मल को खाली किया जाना है
जब तक कि यह गुदा से निकाला न जाए। जब कुछ भी गैस या मल मलाशय में आता है तो सेंसर मस्तिष्क को एक संदेश भेजता है। मस्तिष्क तब निर्णय लेता है कि क्या गुदा द्वारा सामग्री यानी कि मल को निकाला जा सकता है या नहीं। यदि वे कर सकते हैं तो स्फिंक्टर्स खुल जाते हैं और मलाशय सिकुड़ते हैं, इसकी मल निकल जाता है। यदि सामग्री का निपटान नहीं किया जा सकता तो स्फिक्टम अनुबंध और मलाशय को समायोजित करता है ताकि सनसनी अस्थायी रूप से दूर हो जाए। सिग्मोइड वृदांत मलाशय में खुलती है जिसमें मल एकत्र रहता है। इसका अंतिम भाग गुदा नाल कहलाता है। यह गुदा द्वारा बाहर खुलता है। अगला टॉपिक है गुदा, एनल कैनाल और एनस। गुदा पाचन तंत्र का अंतिम हिस्सा है। यह एक 2 इंच लंबी पाइप या नली है जिसमें श्रेणी मंजिल मांसपेशियां और 2 गुदा स्फिंक्टर आंतरिक और बाहरी शामिल है। गुदा का ऊपरी गुदा का अस्तर सामग्री का पता लगाने में सक्षम है। यह आपको बताता है कि सामग्री तरल, गैस या ठोस है। गुदा स्फिंक्टम की मांसपेशियों से घिरा हुआ है जो मल के नियंत्रण की अनुमति देने के लिए महत्वपूर्ण है। श्रेणी मंजिल की मांसपेशियां मलाशय और गुदा के बीच एक कोण बनाती हैं जो मल को बाहर आने से रोकती है जब इसकी जरूरत ना हो। आंतरिक स्फिंक्टर हमेशा तंग होता है सिवाय जब मल मलाशय में प्रवेश करता है। यह व्यक्ति के मल को अनिच्छिक रूप से निकलने से रोकता है। जब व्यक्ति काम कर रहे होते हैं या सो रहे होते हैं तब किसी व्यक्ति को बाथरूम जाने या मल निकालने का आग्रह मिलता है तो वह अपने बाहरी स्फिंक्टर से मल निकाल सकते हैं। यह एक छिद्र है जिसके द्वारा मल को त्यागा जाता है। इसमें अवरोधनी पेशियां होती हैं जिनके द्वारा गुदा छिद्र के बंद होने अथवा खुलने का नियंत्रण होता है। इसमें भीतर की तरफ अनैच्छिक अवरोधनी तथा बाहर की तरफ ऐच्छिक अवरोधनी होती है। या इसे एक और छोटे रूप में हम समझना चाहें तो एक और तरीके से हम इसे समझेंगे कि मलाशय में मल एकत्र होता है और नियत समय पर मलाशय की भित्तियों में संवेग उत्पन्न होता है जो संवेग तंत्रिकाओं के माध्यम से मेरु रज्जु तक जाते हैं और वहां से संवेग प्रेरक तंत्रिका द्वारा मलाशय में पहुंचते हैं और गुदा की अवरोधनी पेशियों में विस्तार कर देते हैं जिससे मल त्यागने की इच्छा होती है। जब मस्तिष्क के द्वारा भेजे गए संवेग से अवरोधनी पेशियां ढीली होती हैं तो मल त्याग होता है। अब भोजन के पाचन तथा अवशोषण के पश्चात अपशिष्ट आंत्र में बच जाता है, मल कहलाता है। मल में भोजन का अपचय भाग, आंत्र की श्लेष्म झिल्ली के टुकड़े, जीवाणु आदि उपस्थित होते हैं। मल का पीला रंग पित्तवर्णक बिलिरुबिन तथा बिलिवर्डिन के कारण होता है। तो आज के टॉपिक में आपने पूरा पाचन तंत्र को विस्तार से समझा। आशा करते हैं कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा और आपने इसे काफ़ी अच्छी तरह से समझा होगा। हम आशा करते हैं कि आप इस टॉपिक को पूर्ण रूप से अच्छे से तैयार करें और सभी परीक्षाओं में आपको आज का टॉपिक सहायता प्रदान करेगा और आपको भविष्य में आने वाली परीक्षाओं में आपको सहायता प्रदान करेगा। आज का टॉपिक पाचन तंत्र आपके सामने प्रस्तुत किया गया।
धन्यवाद।